अब हम पाश्चात्य दर्शन की तरफ फिर से आ रहे हैं लौट के, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में कोई थिंकर, बिल्कुल नया थिंकर जो है वो कहीं रह ना जाए, और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि वो करीब करीब सभी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में लगा हुआ है, और वो है J.L. ऑस्टिन। J.L. ऑस्टिन जो हैं ये ऑक्सफोर्ड की प्रोडक्ट हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़े अंग्रेज़ी के प्रयोग में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज मानी जाती है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी के जो स्पेलिंग हैं उसमें अमेरिकन वालों ने बहुत सारी बदल कर दिए हैं। जैसे लेबर में से यू निकाल दिया अमेरिका ने, LABOR लेबर, लेकिन ऑक्सफोर्ड वाले लेबर LABOUR लिखते हैं, और वो बताते भी हैं कि जब तक यू नहीं लगाएगा उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा और सही कुछ भी अर्थ निकाल लो। तो ऑक्सफोर्ड वाले अंग्रेज़ी को बहुत ही, उसकी पंक्चुएशन भी, उसका एक एक सारा चीज़ भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो ऑस्टिन भी उसी अंग्रेज़ी की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अंग्रेज़ी बातों पर, उसको बल्कि विक्टोरियन इंग्लिश भी कहा जाता था किसी ज़माने में, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है वो। तो वहाँ की प्रोडक्ट्स हैं J.L. ऑस्टिन। अब J.L. ऑस्टिन जिन ज़माने में पैदा हुए हैं वहाँ भाषा का बड़ा रूप चल रहा था। दो तरह के भाषा पर विचार करने वाले थे। फिलॉसफी ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ये साधारण भाषा है हमारी, इसके मिसयूज से फिलॉसफी कैसे पैदा हो जाती है। इस पर कई लोगों ने बहुत विचार किया, उस पर हम विचार लिख कर भी चुके हैं। इसको कोई लोगों ने कहा कि ऑल फिलॉसफी इज़ द आउटकम ऑफ बैड ग्रामर। कांट का भी उन्होंने यही बताया ना, कि कांट ने एक जगह लिख दिया, आई इज़ द ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ अपर सब्सटेंस। आई के साथ इज़ नहीं लगता, लेकिन इज़ लगाते ही होगा कि आई कोई ऐसी चीज़ है जो, आई इन सब का संग्रह है, आई है कोई। और आई को ढूंढने के लिए कि आत्मा की तलाश करो, आत्मा को खोजो, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो कहीं दिखाई नहीं देती, उस अनुभव से ऊपर है, अनुभवातीत है। एक शब्द इज़ लगाने से आई के साथ तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई, और लोगों ने आई के बारे में बड़े बड़े दर्शन लिख दिए। इसी तरह से अपीयरेंस एंड रियलिटी के बारे में जब लिखने लगे, तो जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर राधा कृष्ण ने लिखा है कि व्हाट अपीयर्स इज़ नॉट रियल एंड व्हाट इज़ रियल नीड नॉट अपीयर। इसी तरह पाश्चात्य लोग भी रियलिटी और अपीयरेंस पर काम कर रहे थे, और उनमें एक आदमी ने गलत चीज़ जोड़ दी अंग्रेजी में। द दैटनेस ऑफ दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द व्हाटनेस ऑफ दैट। और वो नेस का शब्द गलत जगह कहाँ प्रयोग हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, इसको जाने बिना गलत व्याकरण इस्तेमाल किए वाक्य जो है इसकी व्याकरण, और उसमें फिर ये हो गया कि दैटनेस क्या है, दैटनेस ऑफ दैट। दैट जो है वो कोई तत्व है, उसके अंदर एक दैटनेस होती है। तो ये गलत चीज़ ऐसी, दैट में दैट नेट कहाँ से जोड़ दी तुमने। तो इसी तरह ऑर्डिनरी लैंग्वेज पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, और उन्होंने उसको ठीक करा के, उसमें से ख़ास तौर से एयर जो थे, आईयर, AYER, इसको एयर कहते हैं लेकिन लोग आईयर पढ़ देते हैं इसको। तो AJ आईयर जो थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की, इसके लिए शब्द उन्होंने कहा नॉनसेंसिकल, निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं गलत। तो ये भाषा का बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा था उस समय, ये फिलॉसफी ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज का। और उसके साथ साथ फिर भाषाई विश्लेषण शुरू हुआ।
कि इस समस्या को दूर करने के लिए भाषा को एनालाइज करो। भाषा लिंग्विस्टिक एनालिसिस का स्कूल खड़ा हुआ। अब ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस का स्कूल जो था ऑक्सफोर्ड का, ये भाषा का एनालाइज करता था एक एक चीज़ को, गलत कहाँ प्रयोग हुआ है, प्रेडिकेट कहाँ गलत लग गया है, कहाँ लग गया है। इस पर भी हम पहले देख चुके हैं रसल के इसमें, और बहुत विस्तार से देख चुके हैं रसल के, कि इज़ शब्द जो है वो कितनी गड़बड़ पैदा कर देता है। उसको हम दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ज़रा सी बात कह देते हैं। ट्राइंगल इज़ 3-sided फिगर, कैट इज़ ए मैमल, रोज इज़ रेड। अब यहाँ इज़ का शब्द जो है इसके अलग अलग माने हैं। ट्राइंगल इज़ 3-sided फिगर, यहाँ इज़ के माने आइडेंटिटी। प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह रख दो, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की रख दो, इसका अर्थ नहीं बदलेगा इस वाक्य का। तो यहाँ परफेक्ट सब्जेक्ट एंड परफेक्ट प्रेडिकेट की परफेक्ट आइडेंटिटी, ये इससे पता लग रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब हम कहते हैं कैट इज़ ए मैमल, तो ये नहीं कर सकते हम मैमल इज़ ए कैट, गलत बात होता है। सारे मैमल कैट थोड़ी होते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है क्लास कंटेनमेंट, द क्लास ऑफ मैमल कंटेन्स द क्लास ऑफ कैट। यहाँ इसका ही मतलब हो गया, ईद खत्म हो जाएगा। रोज इज रेड, रेडनेस इज ए क्वालिटी ऑफ रोज। तो इस तरह से रसल ने, हमने काफ़ी रसल में देखा था कि एक शब्द इज ने बड़ी मेटाफिजिकल प्रॉब्लम भी पैदा कर दी। तो भाषा को ठीक तरह से एनालाइज करने से फिलोसफिकल प्रॉब्लम हमारी बहुत सारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम उनको अच्छी तरह से एनालाइज करें तो ऑक्सफोर्ड वाले सब यही काम कर रहे थे। क्लैरिटी, फिलोसफी का काम है थिंकिंग में क्लैरिटी लाना। और हमारे यहाँ तो उल्टा काम है। हमारे यहाँ ये है कि जितना ज़्यादा पेचीदा बनाओ ब्रह्म की बात को, उतना ऊंचा फिलोसफर है। आम आदमी की समझ में ही नहीं आया कि ब्रह्म है क्या, इसको और टेढ़ा मेढ़ा उसकी व्याख्या कर दो, ओह बड़ा गहरा फिलोसफर है। लेकिन ऑक्सफोर्ड में क्या हो रहा है कि जो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी समस्याएं हैं उनको देखो कि ये समस्या कैसे पैदा हुई, और जब भाषा को सरल बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक उपयोग करोगे भाषा का, तो समस्या ही नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये एनालिसिस वाले ये कहते थे कि समस्या का निराकरण मत करो, बल्कि ये देखो कि समस्या पैदा कैसे हुई और रियल रूप क्या है इसका, और फिर इसको सॉल्व कर दो। तो ये कहलाता है एनालिटिक फिलॉसफी। तो हमारे ऑस्टिन ने एनालिटिक फिलॉसफी को अपनी उच्चतम 1950 के बाद, ऑस्टिन जब स्टेज पर आए, फिलॉसफी की स्टेज पर आए, वैसे तो इन्होंने थिंकिंग करना बहुत पहले शुरू कर दिया था। इनका एक लेख जो था 1938 में छपा था परफॉर्मेटिव के नाम से, और उसमें बहुत सारी समस्याओं को इन्होंने स्पष्ट कर दिया था, क्लियर, कि ये समस्या ये है, इसका ये समाधान निकल आएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन 1955 के बाद ये उभर करके बिल्कुल सामने आ गए, फिलॉसफी के मंच पर खड़े हो गए आकर के, और फिलोसफिकल एनालिसिस का जो काम चल रहा था उस एनालिसिस को इन्होंने उत्तम पराकाष्ठा तक, एक्सट्रीम तक पहुंचा दिया उसको, ताकि किसी तरह की कहीं, अब इन्होंने जो समस्याएं ली हैं वो समस्या हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं इन्होंने ऐसी ली हैं जो फिलोसफी में कन्फ्यूज़न पैदा कर देती हैं। इफ़ एंड कैन की समस्या इन्होंने ली। इफ़ और कैन का जो यूज़ है कई जगह गड़बड़ पैदा कर देता है। फिर ये एक समस्या और थी अदर माइंड्स, हाउ वी नो अबाउट द अदर माइंड। इस प्रॉब्लम को भी इन्होंने एनालाइज किया। लेकिन सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया कि अंग्रेज़ी शब्दों का सही सही प्रयोग कैसे किया जाए भाषा के अंदर,
एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द वर्ड्स कैसे किया जाए जिससे समस्या उलझे नहीं, सुलझ जाए, या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए या सुलझ जाए। तो इसलिए एनालिसिस की कितनी विधियां हो सकती हैं। लैंग्वेज एनालिसिस की तरह तरह की विधियां, लैंग्वेज एनालिसिस की एक एक बारीकी, लैंग्वेज एनालिसिस की बड़ी सूक्ष्मता, इस पर इन्होंने बहुत गहनता से विचार किया, सारी चीज़ों पर। इन समस्याओं से और भी समस्याएं ऐसी ली मेटाफिजिक्स की बहुत सारी, लेकिन हमारे कोर्स में सारी समस्याएं नहीं हैं, हमें अपने कोर्स तक ही सीमित रहना है। तो इस तरह की समस्याएं इन्होंने उठाई बहुत सारी, और उन समस्याओं को क्लियर कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि इनकी जो फिलोसफिकल एनालिसिस है, जो फ्यूचर दर्शन के लिए 1950 के बाद का जो लैंग्वेज फिलोसफी तय हुई है, उसके लिए एक आधारभूत टेक्निक बन गई है। J.S. ऑस्टिन हैज़ डेवलप्ड थ्योरी, इस तरह की थ्योरी, लिंग्विस्टिक मेथोडोलॉजी डेवलप की है इन्होंने, थ्योरी नहीं है, एक मेथोडोलॉजी, टेक्निक डेवलप की है। और वो टेक्निक जो है आज सारे दार्शनिक चिंतन का एक आधारभूत टेक्निक बन गई है वो जस्टिन। तो इसलिए ऑस्टिन का जो लैंग्वेज का, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ऑस्टिन को समझने में, कि ऑस्टिन जितनी भी अपनी बात करते हैं वो ऑक्सफोर्डियन लैंग्वेज में करते हैं। इसलिए जब हम उनको हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी में हमारी समझ में ऑस्टिन नहीं आ सकते, हमें अंग्रेज़ी के ही वही शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे जो ऑस्टिन नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा से उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों के मिसयूज से ये समस्या खड़ी हो जाती हैं। उनका अल्टरनेट हमें हिंदी में नहीं मिल रहा, फिर भी कोशिश की है लोगों ने, क्योंकि आजकल हिंदी में, तो हम अंग्रेज़ी शब्दों को टेक्निकल वैसे के वैसे ही प्रयोग करेंगे। और ऑस्टिन ने जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जहाँ जहाँ कोट किए हैं, और जो जो वाक्य उन्होंने लिखे हैं अंग्रेज़ी में, उनको अंग्रेज़ी में ही हम लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में बदलते। अब जैसे हमने कहा आई हैव 3 पेंसिल्स, तो हैव का मतलब क्या हो गया, मेरे पास 3 पेंसिल है। पास का तो शब्द ही नहीं, पास का कोई अंग्रेज़ी में शब्द नहीं। मैं 3 पेंसिल रखता हूँ, अब ये रखता शब्द जो है इसका हिंदी में और मानी है जी, मैं गाय रखता हूँ, भैंस रखता हूँ। तो इसलिए हम ऑस्टिन की भाषा को, ऑस्टिन की लैंग्वेज को अंग्रेज़ी में ही ठीक तरह से समझ पाएंगे। उसके विश्लेषण में हम हिंदी का यूज़ करेंगे, लेकिन भाषा जो प्रयोग करेंगे वो ऑस्टिन की अंग्रेज़ी के शब्द करेंगे और अंग्रेज़ी का ही शब्द पैदा करेंगे। तो ऑस्टिन ने सारी, जैसे हमने कहा, समस्याएं तो ली हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 2 ही समस्याएं हैं, और हम 2 ही समस्याओं पर विचार करेंगे, उससे आगे नहीं सोचेंगे। ये भी एक ऑस्टिन की बड़ी टेक्निक है, इसको बड़ा, यानी डिफ़िकल्टी इसमें ये है समझने में कि ऑस्टिन सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों तक ही रहते हैं। तो ऑस्टिन क्या करते हैं कि नए नए शब्द घड़ते हैं अंग्रेज़ी में, जिनका किसी और दूसरी भाषा में फिर ढूंढने से, फिर उसका सेंस देख करके फिर शब्द नए निकालते हैं, तो वो भाव नहीं आ पाता जो ऑस्टिन का है। तो ऑस्टिन ने परफॉर्मेटिव की थ्योरी निकाली, एक शब्द निकाला परफॉर्मेटिव। लैंग्वेज में परफॉर्मेटिव सेंटेंसेस, परफॉर्मेटिव अटरेंसेस कैसे होती हैं, और फिर परफॉर्मेटिव अटरेंसेस को पहुंचने के लिए उन्होंने जो तरीका निकाला, हम कैसे देखेंगे। हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया है निष्पादन। निष्पादनता के लिए हिंदी वालों ने निकाल लिया है, लेकिन उसने, हिंदी वाले खुद ही कहते हैं कि ये एग्जैक्टली वो सेंस नहीं देता, इसलिए अंग्रेज़ी का ही शब्द याद रखो, परफॉर्मेटिव। तो परफॉर्मेटिव का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसने बहुत सारी साइकोलॉजी फिलॉसफी को एक नई टेक्निक दे दी है एनालिसिस की। और दूसरी जो समस्या है जिस पर हम विचार करेंगे, जो हमारे कोर्स में है, वो है स्पीच एक्ट। जब हम शब्दों को किसी के सामने बोलते हैं तो स्पीच एक्ट का बड़ा असर होता है। अब इसको हम थोड़ा बहुत हिंदी में, वैसे तो हिंदी में उन्होंने अंग्रेज़ी के शब्द किए हैं,
लेकिन हिंदी में एक आदमी ने कहा कि भाई साहब वो 4 बजे तक साइकिल नहीं आएगी लौट के, और आपको बाज़ार जाना है। तो उसने कहा चलो 4 बजे तक नहीं आएगी, तो उसने कहा फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा देख लेंगे। अब ये स्पीच एक्ट जो है इसने डबल मानी पैदा कर दिया। एक तो ये है चलो 4 बजे साइकिल नहीं आएगी तो देख लेंगे क्या करना है, और एक ये हो गया अगर 4 बजे तक साइकिल अगर नहीं लाए तो देख लेंगे उसको जो साइकिल नहीं लाएगा। तो स्पीच एक्ट से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए इन्होंने दोनों समस्याओं पर बड़ी गहनता से अध्ययन किया है, स्पीच एक्ट पर भी और परफॉर्मेटिव पर भी। और परफॉर्मेटिव हमारा सबसे पहले हम परफॉर्मेटिव यहाँ से लेंगे। परफॉर्मेटिव तक पहुँचने के लिए इन्होंने पुराने लोग, पुरानी सारी थिंकिंग जो अंग्रेज़ी भाषा में हो रही थी, पहले उसको देखा कि अंग्रेज़ी भाषा में जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे भाषा को, वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। उसमें परफॉर्मेटिव की बजाय, निष्पादन शब्द की बजाय कॉन्स्टेंटिव अटरेंसेस ज़्यादा थे, या कॉन्स्टेंटेटिव शब्द ज़्यादा थे। कॉन्स्टेंटेटिव का हिंदी में है स्थिरार्थ, जिनका अर्थ हमेशा स्थिर रहता है, वो कहलाते हैं कॉन्स्टेंटेटिव। तो इन्होंने पहले कॉन्स्टेंटेटिव को एनालाइज करना शुरू किया, और कॉन्स्टेंटिव को एनालाइज करते 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 से पहुँचे कि हम कॉन्स्टेंटिव के कारण से ही कन्फ्यूजन में फंस जाते थे, परफॉर्मेटिव की तरफ हमें आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेटिव को समझेंगे तब जाके हम ऑस्टिन की एनालिसिस को समझ सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे फिर स्पीच एक्ट पर।